मेरा सौभाग्य है कि संस्कार रानी राजनांदगांव से मुझे हाईकमान ने टिकट दिया है। वो विधानसभा चुनाव वो संपन्न हो चुका है। जो हमसे गलतियां हुई सब साथी उसके बारे में सब विचार विमर्श भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 5 साल मैंने दिए हैं और उसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। पूरा उत्तर आने दो, मुझे राजनांदगांव से मौका दीजिए। राजनांदगांव की भी आवाज और पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज लोकसभा में गूंजेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव के प्रेस क्लब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता भी ली। वह भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुँचे थे। वही लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। प्रेस क्लब में पहली बार मेरा आना हुआ और बहुत ही कृपापूर्वक प्रेस क्लब के साथियों ने मुझे अनुमति दी। इसके लिए प्रेस क्लब के अध्यक्ष और पूरे प्रेस क्लब के साथियों और पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज वैसे भी प्रेस का कार्यक्रम में हम लोग विलंब नहीं करते, लेकिन चूंकि कार्यक्रम प्रेस क्लब में ही था तो मैं बोला प्रेस क्लब वाले साथी, हमारे प्रेस के साथी नाराज नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य से आज भिलाई उनका आगमन हुआ तो वहाँ थोड़ा देर विलंब हो गया, फिर भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई भागवत साहू जी, कुलबीर छाबड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाई भोला राम साहू जी, आदरणीय मंडावी जी, आदरणीय महापौर हेमा देशमुख जी, भाई गिरीश जी, और हमारे प्रेस के संचार विभाग के चेयरमैन भाई शुक्ला जी, और पीछे बहुत सारे साथी रह गए हैं जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री धनेश पटला जी और बहुत सारे साथी पीछे खड़े हैं। मैं उनके साथ प्रेस क्लब में हम लोग सब आए हैं, महामंत्री भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। सभी प्रेस के साथियों का प्रेस क्लब में मैं स्वागत करता और अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पहली सूची में मुझे भी राजनांदगांव से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। राजनांदगांव मेरे लिए अपरिचित नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ तो नांदगांव दुर्ग एक ही जिला था। 72 में नया जिला बना। अब उसके बाद अब राजनांदगांव के भी बहुत सारे ज़िले बन गए, जिसमें कंवरधा पहले बना, फिर उसके बाद अब खैरागढ़ बन गया, फिर मौला मानपुर भी बना। तो जैसे जैसे समय के साथ प्रशासनिक लोगों के कसावट के लिए, लोगों के डिमांड के आधार पर प्रशासनिक इकाइयाँ अब छोटी होती गई हैं और यहाँ के साथियों की बड़ी इच्छा थी इस लोकसभा सीट में 8 में से 5 विधानसभा कांग्रेस ने जीत हासिल की और यहाँ के साथियों की मांग भी थी, विधायक साथियों की भी, और जिला कांग्रेस कमेटी का भी प्रस्ताव था और प्रदेश इलेक्शन कमेटी में भी प्रस्ताव गया और एकमात्र नाम मेरा भेजा गया। तो नांदगांव लोकसभा के सभी कांग्रेस जनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ पर जो अटूट विश्वास साथियों ने किया। कोई दूसरा नाम यहाँ से नहीं भेजा गया था, पीसी में केवल एक नाम गया और वहाँ से फिर मेरे सामने थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी। पार्टी
मुझे चुनाव लड़ाएगी या मुझे प्रचार की जिम्मेदारी सौंपेगी, तो उन्होंने कहा कि आप पहले चुनाव लड़िए और उसके बाद ही प्रचार भी करिए। तो आज नांदगांव आना हुआ और जो प्यार और स्नेह हमेशा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मुझे मिलता रहा है, यहाँ के नागरिक, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के महिला, यहाँ के मजदूर, यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी वर्ग के लोगों ने और पत्रकारों का अपार स्नेह मुझे मिला है। व्यापारियों का भी बड़ा सम्मान, व्यापारियों से भी सम्मान मिला है। और हमारे पत्रकार साथियों ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नज़ीर पेश किया है कि आपने 10 एकड़ ज़मीन भी हासिल की, कॉलोनी भी बनाया, विकास कार्य भी किए, प्रेस क्लब के लिए भी आपने धनराशि, ये आप ही की मेहनत है और आप सब की सक्रियता के कारण से ये संभव हुआ। और जब भी मैं प्रदेश के दूसरे ज़िलों में दौरा करता था और प्रेस के साथियों से जब चर्चा करता था तो हमेशा कहते थे कि आपने नांदगांव को ये दिया है, हमको दें। मैंने कहा जैसे नांदगांव वालों ने प्रयास किया वैसे आप भी प्रयास करें, आपको भी मिलेगा। तो आप पूरे प्रदेश के पत्रकारों के लिए राजनांदगांव के प्रेस के साथियों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और ऐसे आपके ही नक्शे कदम पर चलकर लोग बहुत सारे साथी, बहुत सारे ज़िले के जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो आगे बढ़े हैं। आप सब ने देखा कि अभी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अभी 3 महीने बीते नहीं हैं, लोगों में पहली बात तो ये कि कैसे हो गया। पहले सवाल यही था, ये जो रिजल्ट आया किसी को स्वीकार नहीं हो रहा था कि क्या हो गया। और अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है लोग और निराशा से भरते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से जो योजनाएं बनाई, हर वर्ग के लिए योजना हमने बनाई थी और उसका लाभ ले रहे थे, केवल योजना भर नहीं बनाए बल्कि उन्हें लाभान्वित करने का काम किया, उस योजना को क्रियान्वित करने का काम किया। आज देखेंगे 3 महीने के में गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी बंद हो गया, वर्मी कंपोस्ट खरीदना बंद हो गया, बिकना बंद हो गया, गौठान खाली पड़े हैं, रीपा का काम ठप हो गया है। दूसरा जो भूमि श्रमिक है जिसको हम लोग राशि देते थे 7,000 रुपया, वो बंद हो गया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते थे वो बंद हो गया। राजीव युवा विकास क्लब गठन किए थे, उससे भी राशि हर साल 1 लाख रुपया मिलता था, उसको तो भंग ही कर दिया। गौठान समिति के साथियों को भी 700 रुपया, 750 रुपया, 500 रुपया अध्यक्ष को और 500 सदस्य को मान दे देते थे, वो भी बंद हो गया। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी। और पेंशन की राशि पिछले 4 महीने से लोगों को नहीं मिला है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निराश्रित हैं, जो वृद्ध हैं, उनका भी पेंशन पिछले 4 महीने से बंद है, नहीं मिला। और जो योजनाएं चल रही थी उसमें भी आप देखेंगे कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए हमने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी ताकि उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए, शिक्षकों के बराबर भर्ती होती रहे, समान उसके सामग्री क्रय करने में कोई अड़चन न हो। और उसमें बहुत उसका शानदार उसका प्रदर्शन रहा और प्राइवेट स्कूल से निकाल के सब लोग अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराए थे। अब जो सरकार ने उसे फिर से शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया है, मतलब उसमें कोई अतिरिक्त उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा जिस प्रकार से। और जो स्कूलों की स्थिति है, एकल शिक्षक रहेंगे, 2 शिक्षक रहेंगे, विषय के शिक्षक नहीं रहेंगे, उसी प्रकार की शिकायत इसमें भी आनी शुरू हो जाएगी। तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के जो कोशिश हमारी थी और जिसमें 750 स्कूल हम लोग संचालित कर रहे थे, अब वो गुणवत्ता वो नहीं रहेगी।
इस बात को मैं कह सकता हूँ। उसी प्रकार के स्वास्थ्य योजना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना है, वो भी बंद ही है। और साथ ही अब जो किसानों को आज स्थिति क्या है, जब हम सरकार में आए, आपको याद होगा कि 2 घंटे के भीतर में जहां हमने ऋण माफ़ी किया था, ये तो ऋण माफ़ी के गृह मंत्री के, उप मुख्यमंत्री की वीडियो सबके पास है। 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन किसी किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। ये लोग जो 3100 रुपये देने की बात कहे थे, आपको उस समय भी याद, 2 घंटे के अंदर में हमने 2500 रुपये देने का फैसला किया और किसानों को सीधा भुगतान होने लगा था। आज इस सरकार बने 3 महीने से अधिक हो गया, अभी तक के किसानों को अंतर की राशि जो समर्थन मूल्य में खरीदी हुई, उसकी भी राशि अभी तक नहीं मिल पाया है। आज सुना है कि महतारी वंदन योजना की राशि आज जारी की गई, पता नहीं उसमें भी कितनी तारीखें बदली, कितने बार डेट बदले गए, और उसके बाद आज मिला है कि नहीं मिला है? आज मिला है। आज भी संडे है, संडे के दिन डाल दिया। अब वो किसी खाते में आया नहीं होगा, संडे में कैसे पता चलेगा? हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि उस समय जब भाषण देते थे तो वे कहते थे कि गांव के महिला हो चाहे शहर के महिला हो, उससे लेकर कलेक्टर की पत्नी तक, और घर में जितनी विवाहित महिला है सबको ये राशि। हमारे दुर्ग में तो भाषण दिए थे वो मनसुख जी, और फिर केंद्रीय में भूपेश बघेल की पत्नी को 1000 रुपया महीना मिलेगा। और ये लोग घर घर जा फॉर्म भराए थे, और अब महिलाओं को फॉर्म भरने के लिए इतने चक्कर काटने पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वोट जब लेना था तो घर घर में जा फॉर्म भराए, अब जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो लोग 1000 के लिए कितना चक्कर काट रहे हैं, सरपंच के पास, पार्षद के पास, बैंक में, तो फिर किसी के पास यदि जॉब कार्ड नहीं है, या किसी के पास परिचय पत्र नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, या आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये सारी बातें परेशानी होने के बाद भी 3 करोड़ जनसंख्या है इस प्रदेश में, जिसमें आधी आबादी हमारे यहाँ लिंग अनुपात बहुत बढ़िया है, तो 1.5 करोड़ आबादी महिलाओं की। अब उसमें 18 साल से कम यदि कहेंगे तो 50 लाख को भी निकाल दो, 1 करोड़ लगता है, और ये लोग दे रहे हैं 70 लाख, वो भी चुनाव तक के ही है। उसके बाद आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही, तब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद राशन कार्ड में सत्यापन के नाम से अधिकांश राशन कार्ड, 16 लाख राशन कार्ड काटे थे, 16 लाख। चुनाव पहले राशन कार्ड खूब बनाए, और चुनाव के बाद 16 लाख राशन कार्ड काटे थे। तो अभी भी लोगों को यही शंका है, और ये सही भी है, क्योंकि अभी देखिए जो भी अब फॉर्म भर दे सबको, तो वैसे बहुत लोगों को फॉर्म रिजेक्ट कर दें, लेकिन जिसका भी फॉर्म है बिना चेक किए सबको दो, और उसके बाद पैरामीटर बाद में तय करेंगे, क्राइटेरिया बाद में तय करेंगे, और उसके बाद फिर कटना शुरू होगा। तो ये 70 लाख तो नहीं रहेगा, ये 30 लाख के आसपास ही बटे रहेगा, आधे से अधिक नाम कट जाएंगे, चुनाव तक के हैं। उसी प्रकार से किसानों को पैसा, आपने तो कहा था कि पंचायत में आपको नगद भुगतान करेंगे, न पंचायत में मिला न नगद मिला। पेमेंट पहले 3 दिन में हो जाता था, 15-15 दिन में भुगतान नहीं हो पा रहा है। धान उठाव पिछले समय मार्च में पूरा धान उठाव हो गया था, फरवरी में अधिकांश धान उठाव हो गया था, अभी भी 20 लाख मीट्रिक टन धान अभी खुले में पड़े हुए हैं। एक तरफ धान को उठाव नहीं हो रहा है, एफसीआई में जमा नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि जो अंतर की राशि है वो भी अभी तक के
उसका भुगतान नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि 12 तारीख की मिलेगा, इसमें भी तारीख पे तारीख। वो तो चुनाव है इसलिए दे रहे हैं। चुनाव होने के बाद जो 2100 रुपये नहीं दे पाए थे वो 3100 रुपये देंगे। वो तो दिए इसलिए कि हमारी सरकार ने 2500 नहीं 2640, और इस साल अगले साल तो वैसे ही 2800 हो जाता। हमने ऐसी योजना बनाई थी, इसीलिए हमने कहा था हम 3200 रुपये भी देंगे, क्योंकि ये जिस क्रम में बढ़ते जा रहा था 5 साल बाद तो 3600 रुपया हो जाता। तो किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे धान के किसान हो, चाहे गन्ना के किसान हो, चाहे वो मिलेट्स के जो कोदो कुटकी रागी का जो उत्पादन करते हैं। अब उसके लिए कुछ योजना इसके पास नहीं है, जबकि कोदो कुटकी रागी जो बोते थे उसको 10,000 रुपया एकड़ में हम इनपुट सब्सिडी देते थे, वो भी बंद है इस साल। बताइए, कोई बताए भला कोदो कितना क्विंटल, कितना मीट्रिक टन ये लोग खरीदे हैं? बताएं राज्य सरकार कि रागी कितना खरीदे हैं, कोदो कितना खरीदे हैं, है ना। कोदो कुटकी रागी खरीदी बंद कर दी है। तो ये स्थिति इस सरकार की है। नक्सल के मामले में जैसे सरकार आती, भाजपा सरकार रहती, नक्सलवाद बढ़ जाता। आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर करके न केवल मारा जा रहा है बल्कि उनको जेल में ठूसा भी जा रहा है। बंद कर रहे हैं, फिर से भय व्याप्त होगा। 5 साल पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों को हमने पीछे धकेल दिया था। 600 गांव खाली उनसे करा लिए थे। सड़कें, पुल, पुलिया, आवागमन, स्कूल, हॉस्पिटल सबका निर्माण हमने किया, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाया। लेकिन अब इस सरकार आने के बाद लगातार, चाहे वो कांकेर हो चाहे बस्तर हो, लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। अब पुलिस पे दबाव है कि कितने नक्सली गिरफ्तार किए। हमारी सरकार थी तो एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई थी, अब फिर भरमार बंदूक की जब्ती शुरू हो गई। भाजपा सरकार में ही भरमार बंदूकों की जब्ती होती है, फिर से शुरू हो गया। तो इस प्रकार से इनके कार्यशैली है। और ये जो जितनी गारंटी की बात कर रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। और राजनांदगांव में आपने क्या की है? छत्तीसगढ़ में आपने आपका भी सवाल ये है कि किन मुद्दों के लेके जाना है, और दूसरा असमंजस इस मामले में कि मतलब पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी कि चुनाव प्रचार कराएगी। तो ये सवाल मेरे मन में था। मुझे जो आदेश हाईकमान का है उसके बाद तो कोई असमंजस वाली बात ही नहीं है। तो अब हाईकमान क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैं कैसे पूर्वानुमान लगा सकता हूँ? तो हो सकता है मुझे प्रचार में लगाए, हो सकता है मुझे चुनाव लड़ाए। दो ही बात थी, अब दो में से एक बात हो गई, असमंजस खत्म। दूसरी बात, किन मुद्दों की बात यह है कि आज जो महंगाई है आसमान छू रही है, लोगों के आय में कमी आते जा रही है और खर्च में वृद्धि होते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। किसी भी आप चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल गैस की बात करें, जो रसोई गैस 400 रुपये में देने की बात कहे थे उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग, ना बजट में है इनका। तो जो महंगाई है वो सबके बजट को बिगाड़ दिया है। दूसरी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा हुआ है। जहां हम लोगों ने भर्ती शुरू की थी, भर्ती की भी, लोगों को नौकरियां भी मिली, अब भर्ती बंद है। भारत सरकार की बात करें तो रेलवे में भर्ती कब से हुआ आप लोगों को याद नहीं होगा, आखिरी भर्ती कब हुई। रेल संचालन करीब ठप जैसे है। सारे ट्रेनें, एक बार तो ऐसी स्थिति भी आई कि दिल्ली जाने के लिए एक ही ट्रेन थी छत्तीसगढ़,
सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई, 5-5, 6-6 घंटे लेट चलती है। तो जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबके के लोग हैं, जो सस्ता जो यात्रा का माध्यम था ट्रेनें, वो सब लेट लतीफ़ी है या बंद है। अब तो मीडिया वाले भी उसको लिखना छोड़ दिए। पहले ये था कि फलाने ट्रेन 4 घंटे लेट आई तो वो सुर्खियों में आ जाता था, या एक दिन लेट आया। यहाँ तो ट्रेन महीनों से, जब कोरोना काल के बाद से जो ट्रेनें रद्द हुई है छत्तीसगढ़ की, वो आज तक के संचालित नहीं हो रही है। तो मीडिया भी अब अभी कोई सुने तो कोई छापे या कोई दिखाए। अब मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता तो कौन छापेगा, कौन दिखाएगा। ये स्थिति इसकी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल किया कौन सा मुद्दा है, मुद्दा यही है कि छत्तीसगढ़ के जो मुद्दा 5 साल छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के अस्मिता को लेकर हम लोगों ने काम किया। 5 साल शासन में रह के संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया था, वो आवाज दिल्ली के लोकसभा में भी मजबूती से उठना चाहिए। और इसलिए मेरा सौभाग्य है कि संस्कार धानी राजनांदगांव से मुझे हाईकमान ने टिकट दिया है। तो उसी शिद्दत से जैसे 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की, अब राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद मिले तो वही आवाज लोकसभा में गूंजेगी। ये तो हमारी ताकत है कि यदि हमारे चाहे पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, उसके साथ कुछ लोग हैं तभी तो गुट माना जाएगा। उसके कोई फॉलोअर हो, फॉलोइंग हो, तभी तो गुट माना जाएगा। तो वो तो हमारी ताकत है। और उस ताकत को अब हिंदुस्तान की जैसे जनसंख्या, अब उसको ताकत समझिए या उसको समस्या समझिए, वो तो देखने वाले पर है। ये तो सब मेरी ताकत है। देखिए, जहाँ तक प्रॉपर राजनांदगांव की बात है, वो विधानसभा चुनाव वो संपन्न हो चुका है। जो हमसे गलतियाँ हुई, सब साथी उसके बारे में सब विचार विमर्श भी कर रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने बताया भी। अब उस कमियों को दूर करके अब फिर नए सिरे से लोकसभा चुनाव में, जैसे हम मोला मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़ जीते हैं, उसी प्रकार से हमारा टारगेट हो राजनांदगांव से संस्कार धानी है, वहाँ से भी कांग्रेस की लीड हो। बताओ, सुनो तो, मैं जितना मुख्यमंत्री के रूप में भी जितना मैं राजनांदगांव और राजनांदगांव लोकसभा में जितना दौरा मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री भी उतना दौरा किया हो बता दो। हाँ जी, अरे तो मैं तो भैया आप लोगों को सरकार नहीं बनाया यार, मैं संभाग ही बनाने वाला था। मैं तो घोषणा ही किया था, आप सरकार बनाइए, राजनांदगांव आपका संभाग बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, लगातार प्रयास करना, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मुझे असफलता उसमें मिली, लेकिन मैंने प्रयास में कमी नहीं की। बहुत सारे उद्योगपतियों से मैंने बात की, जो जूट मिल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, वहाँ के लोगों से भी बात की। एक जो बात है, जो मिल है रायगढ़ में, उन लोगों से भी बात मैंने की कि कोई तो आ जाए। लेकिन उसमें मुझे ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, उसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, अब ऐसा है, मैंने एक लाइन बता दिया कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 5 साल मैंने दिए हैं और उसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। पूरा उत्तर आने दो, मुझे राजनांदगांव से मौका दीजिए। राजनांदगांव की भी आवाज और पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज लोकसभा में गूंजेगी।